अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री की एक्सरसाइज, जिसके हमने शॉर्ट क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं और कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। और आज हम करेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। कि जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो हमें किन किन चीज़ों को, किन किन कंडीशंस को मद्देनज़र रखना चाहिए केमिकल इक्वेशन लिखते हुए। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ से स्टार्ट कर लेना है कि केमिकल इक्वेशन टेल अस एलिमेंट कंपाउंड विच आर रिएक्टिंग आर दोज विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। कि जो केमिकल इक्वेशन है वो हमें किन किन चीज़ों के बारे में बताती है कि कौन कौन सा एलिमेंट, कौन कौन सा कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है हमारी केमिकल इक्वेशन में। नेक्स्ट आपने लिखना है जो है केमिकल इक्वेशन, उसमें कंपल्सरी होता है कि आप रिएक्टेंट को लेफ़्ट साइड पे लिखें और प्रोडक्ट को राइट साइड पे लिखें। रिएक्टेंट क्या होता है? जो रिएक्ट कर रहा होता है, जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो रिएक्ट करके वाटर बना रहे हैं ना, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इस तरफ लिखेंगे, लाइन लगा के वाटर को इस तरफ लिखेंगे। उसके बाद है एन एरो इज़ ड्रॉन फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट सेपरेट द टू। और हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में एक एरो होना चाहिए जो इन्हें सेपरेट कर सके। उसके बाद है कुछ पॉइंट्स जो हमें माइंड में रखने चाहिए कि हमेशा केमिकल इक्वेशन जो सी है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को फॉलो करती है, जिसका ये मतलब है कि कोई भी एटम ना डिस्ट्रॉय हो रहा है और ना प्रोड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। और उसके बाद है द टोटल नंबर एंड द टाइप ऑफ द एटम मस्ट रिमेन द सेम ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। कि जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें ना कोई एटम प्रोड्यूस होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा, उनकी जो कंसंट्रेशन है, उनकी जो तादाद है वो हमेशा सेम रहेगी। उसके बाद है कि आपने जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के फार्मूलाज होते हैं उनको करेक्टली मेंशन करना है। उसके बाद जो उनके जो मोल्स हैं, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, उनकी रेशियो को सही रखना है, करेक्ट रखना है। कि फॉर एग्जांपल कि कितने मोल्स जो से हैं रिएक्ट कर रहे हैं और कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं वाटर बनाना चाह रही हूँ तो अगर हाइड्रोजन के 2 मोल यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन कौन सा है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास वाटर बनता है। अब देखिए ऑक्सीजन का 1 मोल है और यहाँ पे प्रोडक्ट पे और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं। तो हम इसको बैलेंस इस तरह कर देंगे कि यहाँ पे हाफ लिख देंगे, तो ये 2 से कैंसिल, तो यहाँ पे ये बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह आपने बैलेंस करना है। उसके बाद है कि इनके ना डायरेक्शंस को हमेशा हमने देखना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डायरेक्शन हम किस साथ देखते हैं कि आपको पता है रिवर्सिबल रिएक्शन हो तो क्या होता है, डबल एरो लगता है, और जो इरिवर्सिबल हो उसमें सिंगल एरो लगता है। तो एरोज हमने ध्यान से लगाने हैं ताकि इनकी जो डायरेक्शन है वो जस्टिफाई हो सके। उसके बाद ना हमने इनकी जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट्स है उनको सही तरह लिखना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि रिएक्शंस में नीचे लिखा होता है, जैसे अगर यहाँ पे छोटा छोटा एल है, क्यू है, तो वो एल का मतलब होता है लिक्विड है, जी का मतलब होता है गैस है, ए क्यू का मतलब होता है एक्वस है या सोलवेटेड आए हैं। तो इस तरह ये जो कंडीशंस हैं ये आप लोग लिख सकते हो कि हम किस तरह केमिकल इक्वेशन मैंशन कर सकते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 कि आप एवोगैड्रोस नंबर्स और मोल्स के बारे में बताएं। तो आप ही ना साथ साथ नोट कर लें कि क्योंकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस काफ़ी लंबे होते हैं ना, तो इनको एक साथ कवर करवाना बहुत मुश्किल है डिटेल से। तो मैं आपको क्विक सा ओवररिव्यू दे रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो एवोगैड्रोस नंबर क्या होते हैं? द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। कि एक मोल में एक सब्सटेंस है, उसका 1 मोल है, उसमें कितने पार्टिकल्स पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। तो एक जो मोल होता है उसमें कितने पार्टिकल्स पाए जाते हैं? 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Na, और इसे इटालियन साइंटिस्ट था एवोगैड्रोस जिसने ये एवोगैड्रोस नंबर डिस्कवर किए थे। एक्सप्लेनेशन में आप डिटेल से लिख सकते हो कि इसमें हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हम पिछले केमिस्ट को या साइंटिस्ट को पार्टिकल्स को काउंट करने में मसला था, ठीक है। तो इस वजह से एवोगैड्रोस ने ये वैल्यू दी जिसका मतलब होता है कि 1 मोल में हमारे पास इतने पार्टिकल्स हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं सिंपल वर्ड्स में कि जो 12 एग्स हैं वो 1 डज़न के इक्वल है। तो इसी तरह होता है कि 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। तो ये जो सा कॉन्सेप्ट है कि हमें फिर रिलेशन
रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है एवोगैड्रोस नंबर और मोल्स के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके एग्जांपल्स। जैसे हम कहते हैं कि 6.02 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन आर इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ कार्बन, कि 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने पार्टिकल्स हैं, इतने। उसके बाद इसी तरह वाटर में कितने हैं, इतने। 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड में कितने हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम इस तरह इतने पार्टिकल्स हैं, तो हम इस तरह इसके एग्जांपल्स भी नोट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम फर्दर एक्सप्लेन करें तो ये देखिए, कहते हैं कि फर्दर अगर हम एक्सप्लेन करें तो हम देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमने वाटर मॉलिक्यूल बनाना है, ठीक है, तो उसमें कितने हाइड्रोजन यूज़ हो रहे हैं, 2 हाइड्रोजन यूज़ हो रहे हैं और 1 ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है। ओके, तो हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो 2 को 6.02 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर 23 एटम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऑक्सीजन का 1 है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो हम फिर जब टोटल करते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं, तो हम देखते हैं कि वो कितने हैं। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा इसके साथ ऑक्सीजन की वैल्यू के साथ प्लस कर दोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड में एक Na होता है और एक Cl होता है, तो आपने इनको प्लस करना है तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा। इसी तरह है मोल। मोल के बारे में भी आप लोग पढ़ते हो कि मोल क्या होता है, इज डिफाइंड एज अ अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन एवोगैड्रोस नंबर्स पार्टिकल्स, या एवोगैड्रोस नंबर्स के पार्टिकल्स है ना, तो ऐसा कोई भी अमाउंट या ऐसा मैस जिसमें इतने पार्टिकल्स हों उसको हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। ओके, अब इसकी एक्सप्लेनेशन आप इस तरह कर सकते हो कि ये किन किन चीज़ों को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसमें हम मैस रखते हैं, मॉलिक्यूलर मैस रखते हैं, ठीक है, ये चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा आप करते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पढ़ते हैं हम, तो एग्जांपल में आप पढ़ते हो कि जैसे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एक्सप्रेस्ड एज 12 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन, कि मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने ग्राम होते हैं, 12 ग्राम होते हैं। वाटर का अगर मॉलिक्यूल है तो हमने सिंपली क्या करना होता है, इनके मैसेज को प्लस करना होता है। जैसे हाइड्रोजन है तो इस तरह हम ना मोलर मैस निकालते हैं। जैसे वाटर है ना, तो इसका हम कैसे निकालेंगे कि 2 ये जो सा है ये बाहर आ जाएगा। हाइड्रोजन का क्या होता है मैस, 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है 16, तो ये आ जाएगा हमारे पास 18। तो इस तरह हम मोलर मैस निकालते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का क्या रिलेशन है कि हमें मैस पता होना चाहिए। मोलर मैस जैसे हमने यहाँ पे फाइंड किया मॉलिक्यूल का, वो हम खुद फाइंड कर सकते हैं। और वो फाइंड करके तो हमने क्या निकालना है, मैस ऑफ अ सब्सटेंस निकालना है ना, तो ये चीज़ यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स मोलर मैस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास मैस ऑफ द सब्सटेंस आ जाएगा। ओके, इसके अलावा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने का। क्या फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ मोल्स को जो आपके आते हैं यहाँ पे, ये फाइंड करके मैस और मोलर मैस लगा के फाइंड करके आप सिंपली एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहते हैं कि कितने हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के ग्राम्स बनेंगे जब 10 ग्राम ऑफ मीथेन रिएक्ट करेगा विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, कि जब मीथेन जो है वो 10 ग्राम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल बनेंगे हमारे पास। इसके कितने ग्राम्स बनेंगे, तो हमने इसका मैस फाइंड करना है। मैस फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है, नंबर ऑफ मोल्स भी और मोलर मैस भी। मोलर मैस तो हम खुद फाइंड करते हैं, लेकिन हमें नंबर ऑफ मोल्स भी तो चाहिए ना, तो हमें सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने पड़ेंगे, फिर हम मैस फाइंड करेंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले कि हम तब तक प्रोडक्ट के खुद से नहीं लिख सकते हैं मोल्स, तब तक हमें रिएक्टेंट के नाम पता हों। तो सबसे पहले हम मीथेन के मोल्स का पता करेंगे, फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड का पता लगाएंगे मोल्स का, और फिर हम इसको वैल्यूज़ को पुट करके मैस निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मीथेन के मोल्स पता लगाने का क्या फार्मूला है कि इसका मैस उन्होंने दिया गया है 10 ग्राम। मोलर मैस हम इसका कैसे फाइंड करते हैं, कार्बन का रखा जो मोलर मैस है 12 प्लस 4 ये पहले आ गया, हाइड्रोजन का 1, तो इसको प्लस करेंगे तो 16 आ जाएगा। मोलर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ ही फाइंड कर लेंगे कि आ जाएगा 44। उसके बाद फाइंड हमें करना है मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अब हमें मोल्स चाहिए ना पहले मीथेन के, तो मैस ओवर मोलर मैस, तो मैस क्या था 10, मोलर मैस क्या हमने फाइंड किया 16, तो ये इसके मोल्स आ गए। अब हम जब केमिकल इक्वेशन देखते हैं तो हमें पता चलता है मीथेन का भी कितना है, यहाँ पे 0, देखिए जितने मीथेन के मोल यूज़ हो रहे हैं उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड के निकल रहे हैं। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, अगर यहाँ के इसके 0.6 निकले हैं तो फिर इसके भी कितने होंगे, 0.6 निकलेंगे। ओके, तो इस तरह हम देखते हैं बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को। तो अब हमें कार्बन डाइऑक्साइड के भी मोल्स पता चल चुके हैं, तो अब हम सिंपली मैस रखेंगे, मोल्स को मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, तो हमारे पास इसका मैस आ जाएगा।
उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। उसमें कहते हैं कि कोल के कितने मोल्स जो उनसे हैं वो हमारे हाउ मैनी मोल्स ऑफ कोल आर नीडेड टू प्रोड्यूस 10 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि कोल के हमें कितने मोल्स चाहिए ताकि हम कार्बन मोनोऑक्साइड 10 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकें। तो हमने किसके मोल्स पता करवाने हैं, इसके कोल के हमने मोल्स पता करवाने हैं कि कितने मोल्स 10 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। तो हमने सबसे पहले तो इक्वेशन को लिख लिया बैलेंस करके कि अब हम फाइंड करते हैं, हमने इक्वेशन को रखा, ठीक है। अब हम देखते हैं बेटा कोल के कितने मोल यूज़ हो रहे हैं, 3 यूज़ हो रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी कितने निकल रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के भी कितने निकल रहे हैं, 3 निकल रहे हैं। ओके, अगर इसका 1 मोल होता कोल का तो कार्बन मोनोऑक्साइड के भी कितने होते, 1 मोल होता। हमें उन्होंने कितना कहा हुआ है कि 10 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हमने निकालने हैं। तो जाहिर है अगर हम 10 कार्बन के 10 कोल के मोल लेंगे तो हमारे पास कितने निकलेंगे, 10 कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेंगे। तो इस वजह से हमारा आंसर क्या है कि हम 10 मोल ऑफ कोल लेंगे तो वो हमारे पास 10 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कहते हैं कि कितने सल्फ़र डाइऑक्साइड यानी कि कितना मैस सल्फ़र डाइऑक्साइड का हमें चाहिए होगा 10 मोल ऑफ सल्फ़र प्रोड्यूस करने के लिए। यानी कि सल्फ़र डाइऑक्साइड का मैस फाइंड करना है कि इसका कितना मैस इतने मोल्स फाइंड करेगा। तो सिंपली जब हम डाटा लिखते हैं तो मोल हमें कितने दिए गए हैं सल्फ़र के 10 और मोलर मैस हमने खुद फाइंड कर लेना होता है डाटा में। उसके बाद हम ना इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं। तो हमें किन किन चीज़ों को फाइंड करना है, सल्फ़र डाइऑक्साइड को और सल्फ़र को। तो हम इनको कंपेयर करके वैल्यूज़ निकालेंगे। अब बेटा आपको पता है सल्फ़र डाइऑक्साइड का मैस कब आएगा, जब उसके मोल्स पता होंगे। अभी हमें उसके मोल्स नहीं पता, अभी हम बस हमें किसके पता हैं, सल्फ़र के पता हैं। हम देखते हैं इक्वेशन में कि सल्फ़र डाइऑक्साइड के कितने यूज़ हो रहे हैं, 1 यूज़ हो रहा है, ठीक है। और उसके कितने निकल रहे हैं सल्फ़र, 3 निकल रहे हैं। ओके, 3 को ना दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे, यानी कि मैंने 1 को यहाँ पे डिवाइड किया 3 को, तो यहाँ पे भी 1/3 आ गया। मैंने यहाँ पे 3/3 लिखा तो 3 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 आ गया। मैंने कि 3 को मैंने दोनों साइड पे डिवाइड कर लिया। ओके, अब देखिए अब हमें उन्होंने कितने पूछा हुआ है, 10 मोल पूछा हुआ है ना सल्फ़र के, कि 10 मोल हमने प्रोड्यूस करने हैं। तो अगर हमने 10 करने हैं मोल्स प्रोड्यूस तो यहाँ पे भी 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, और यहाँ पे भी 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 के साथ। तो 1 के साथ मैंने जब 10 मल्टीप्लाई किया ना तो इसकी वैल्यू 10 ही आ गई, और जब मैंने इसके साथ किया ना तो मैंने 10 को पहले 1 के साथ किया और फिर डिवाइड कर लिया, तो 3.33 हमारे पास मोल्स आ गए किसके, सल्फ़र डाइऑक्साइड के। अब हमें मोल्स पता चल चुके हैं, तो मोल्स को सिंपली उसके सल्फ़र डाइऑक्साइड के मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसका मैस आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो कहते हैं हाउ मच अमोनिया इज़ नीडेड इन ग्राम्स टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ यूरिया फर्टिलाइज़र, कि हमारे पास कितना, हमें इसका भी हमने क्या फाइंड करना है, ग्राम्स यानी कि मैस फाइंड करना है। यानी कि हमने ना ये चीज़ देखनी है, ये हमारे पास ना होता है यूरिया कि 1 kg हमने प्रोड्यूस करना है, तो हमें ये कितना चाहिए होगा, इसका मैस कितना हमें चाहिए होगा। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हमारा जो काम होता है वो जितने भी कंपाउंड होते हैं, रिएक्टेंट हो प्रोडक्ट हो, उनका हमने क्या करना होता है, मोलर मैस निकालना होता है। आपने यहाँ पे मोलर मैस निकाल लेना है। मैस ऑफ यूरिया 1 kg में दिया गया है, तो हमने इसको ग्राम में करना है, तो हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि जो भरा होता है उसको छोटे में, यानी कि केजी भरा है ना, ग्राम छोटा है, तो बड़े को छोटे में करने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। उसके अलावा क्या होता है, हमने मैस ऑफ अमोनिया फाइंड करना है। तो मैस ऑफ अमोनिया के लिए हमें सबसे पहले तो मोल्स फाइंड करने पड़ेंगे अमोनिया के। तो हम सबसे पहले मोल्स फाइंड कर लेते हैं मैस ओवर मोलर मैस का फार्मूला लगा के। मैस उन्होंने 1000 दिया गया है, मोलर मैस हमने खुद फाइंड किया था 60, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास मोल्स आ गए। पता है कि ये जो मोल्स आए हैं वो 1 अमोनिया के आए हैं, यानी कि 1 मोल ऑफ अमोनिया के। यानी कि अगर यहाँ पे अमोनिया 1 अमोनिया के आए, यहाँ पे कितने हैं, 2 अमोनिया के मोल्स यूज़ हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कंपेयर करेंगे, 2 अमोनिया है तो 1 हमारे पास यूरिया का जो कंपाउंड है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे कितने मोल्स आए हैं, 16.66, तो 2 को 16.66 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 1 नहीं है ना हमारे पास, तो 1 को 16.66 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 33.32 और यहाँ पे आ जाएगा 16.66। यानी कि हमने ना कंपेयर करना होता है कि अगर यहाँ पे भी 1 होता तो यहाँ पे भी 1 प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन उन्होंने क्या दिया हुआ है कि 2 मोल्स हैं और इसका क्या है 1 है। तो फिर इस वजह से हमने 16.66 को 2 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमारे पास
जो आगे है ना एग्जैक्ट मोल्स वो 33.32 आगे हैं। तो मैस का क्या फार्मूला होता है, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। मोल्स हमें पता है 33.32, मोलर मैस हमने ऊपर फाइंड किया है 17 ग्राम। तो हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हम देखते हैं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ एटम्स इन द फॉलोइंग। तो इसके हमने एटम्स फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ़ एटम, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, ये फाइंड करने के लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, जो कि था कि आपने क्या करना होता है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए मोल्स को सिंपली मल्टीप्लाई करना होता है एवोगैड्रोस नंबर से। तो मोल्स का क्या फार्मूला होता है, मैस ओवर मोलर मैस। तो आपने अलग अलग सब का, जैसे मैं आपको एक का बता देती हूँ, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे मैस कितना है हाइड्रोजन का, 3 ग्राम। मोलर मैस कितना है हम खुद निकालेंगे, 2 बाहर रखा हाइड्रोजन का, अंदर मैस रखा, तो ये हमारे पास मोलर मैस आ गया। अब हमने क्या करना है, मोल्स निकालने हैं। मैस ओवर मोलर मैस पुट किया, मोल्स आ गए हमारे पास। इन मोल्स को सिंपली एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो इसी तरह आपने ये आगे भी सॉल्व करना है कि अब देखें, अब हमारे पास 1 मोल कंपोज्ड ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम। अब आपको पता है ये किसका निकला है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। हमने अभी मॉलिक्यूल्स का निकाला है, हमने किसका फाइंड करना है, नंबर ऑफ़ एटम का। मॉलिक्यूल आपको पता है ना, 2 डिफरेंट एटम से मिलकर बनता है। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 डिफरेंट एटम से मिलकर बना हुआ है। अब हमें किसका चाहिए, टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स का चाहिए हाइड्रोजन के। ऑक्सीजन को हम अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने पूछा ही हमसे किसका है, हाइड्रोजन का है। तो सिंपली क्या करेंगे कि 2 को ना इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के कितने हैं हमारे पास, यानी कि कितने एटम्स हैं हमारे पास, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। तो 2 को सिंपली इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ़ एटम्स आ जाएंगे हाइड्रोजन के। तो इसी तरह नाइट्रोजन है और हमारे पास ग्लूकोज है। आप लोग इसका ईजिली फाइंड कर सकते हो। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, आप लोग इसको नोट कर लें ताकि आपको मसला ना हो सॉल्व करने में। जब आप सॉल्व करो तो आपको ना एग्जैक्ट पता चल जाए कि आपने किस तरह सॉल्व करना है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ताकि आपको आने वाली अपडेट मिल सके।